कर देते। अब हम सोच रहे थे कि वॉलंटियर्स की मीटिंग है, इंडोर करेंगे, आपस में बातचीत होगी और वहीं तक रहेंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, जहाँ मीटिंग होने वाली थी उसके होटल को धमकाया, कहा कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी वालों की मीटिंग करने दोगे तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अब उसकी वजह से हमें इस गार्डन में मीटिंग करनी पड़ी। जो मीटिंग इंडोर होने वाली थी, मीडिया नहीं आने वाली थी, बस हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे। अब मीडिया भी कवर करने को आ गए। 1 घंटे के टाइम में बहुत भाग 1 घंटे के टाइम में ये आगे पकड़ा दो, नहीं जाएगा जितना रहेगा उतना करवा दो, उस पर बाद में बात करेंगे। आपको पता कैसे चला वैसे? तो हमारे शोर सबसे ज्यादा थी। मुझे तो लगता है ये लोग जितना परेशान करते हैं उतना हमारे पेपर में वर्क करते जाता है, इनको समझ नहीं आ रहा है हम लोगों से निपटे कैसे। पहले इन्होंने सोचा कि ये आंदोलन करेंगे, पानी बंद कर देंगे तो घर चले जाएंगे, नहीं गए हम। फिर सोचा कि खाना बंद कर देंगे, खाना अंदर नहीं आने देंगे, घर चले जाएंगे, हम नहीं गए। फिर वॉशरूम का भी पानी काट दिया, हम उसके बाद भी नहीं गए। ट्रिपल नहीं लगाने दी, हम उसके बाद भी नहीं गए। और आज इन्हें लगा कि हॉल बंद कर देंगे, हॉल वाले को धमकी दे देंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे। हो गई मीटिंग अब, और मीटिंग अब जितनी पहले कुछ लोगों के बीच में होने वाली थी, बहुत बढ़िया थोड़े लोगों के बीच थे, अब वो पब्लिक इवेंट बन गया है। अब तो हमारे वॉलंटियर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये लोग हर जगह जंतर मंतर बनवा कर ही मानेंगे। और जितना आप लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे उतनी हमारी आवाज ऊंची होती जाएगी। इन लोगों को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ भाई, एक-एक करके पूछो। यहाँ भाई एक-एक करके पूछो। हाथ तो बोलो, ये इधर हेलो भाई, उधर से हाथ पूरा ब्लॉक हो रहा है, हाथ में चलाओ, ऐसा मुंह से बोल दो। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के जज्बात, आप लोगों का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। वो अरे 2 मिनट मेरे भाई, मेरे भाई बैठ जाओ, एक-एक करके सवाल पूछो। तो मैं समझ होने का सब कीजिए, अपने वापस लाइए। लेकिन आज की जो मीटिंग है, अच्छा लोग आ गए सारे? हाँ जी, अभी भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट के पीछे से, थोड़े बहुत अभी पीछे रह गए दिखे। ये बताइए, बातचीत कर रहे थे, जंतर मंतर याद आ रहा है नहीं हम लोग जिले नगर में आए थे, बैंक बुक किया था, जहाँ से भाई आए थे वहाँ पे बैंक में, लेकिन वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। अब हम इस पार्क में आके यहाँ इधर से बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभिजीत, आशुतोष और सौरभ दास भी खड़े हैं। तो अभी हम ये मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहीं से खत्म करके तब चलेंगे। तो क्या हो गया सर, क्या हो गया? हम भी तो कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो आपके लिए स्पेस चाहिए बस। प्रोटेस्ट है, ये सौरभ का प्रोटेस्ट है, रत्ना का प्रोटेस्ट है, ये दीपक भाई का प्रोटेस्ट है, या अभिजीत का प्रोटेस्ट है। सब लोगों ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट होगा और इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाया। हर किसी ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट मेरा अपना प्रोटेस्ट है और मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल करवाना, मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो जीत हुई हमारी, वो जीत सबको एक पर्सनल विक्ट्री की तरह लगती है। और वो जीत सिर्फ जो लोग जंतर मंतर पर आए थे उनको नहीं लग रही। इस देश में जो लोग अपने घरों पर बैठे थे, डाइनिंग टेबल पर जब डिनर कर रहे थे, तभी ये बात कर रहे थे कि हम जीत गए। इस देश का बच्चा क्यों ना हो, उसके माँ बाप क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, हर कोई यही कह रहा था हम जीत गए। तो ये जीत सबके लिए एक पर्सनल विक्ट्री थी। मुझे नहीं याद आखिरी बार इस देश में कब ऐसा हुआ था
जब किसी आंदोलन के बाद लोगों को लगा था कि नहीं यार ये मेरी जीत, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। मेरे घर पर कई सारे लोग मुझे मिलने आ रहे, उसमें अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के लोग भी आए थे और कान में आकर कहते हैं कि भैया हम ना बीजेपी से, लेकिन बड़ी खुशी हुई जब इस्तीफा आया। ये हुआ है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये हुआ है। बीजेपी को भी फैन बना दिया विजित भाई ने। देखो बात ये है कि मुद्दों की बात करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी करो, क्योंकि बीजेपी वालों के बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं, जो मंत्री हैं उनके बच्चे तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन जो बीजेपी का कार्य करता है उसके बच्चे भी तो नॉर्मल स्कूल में ही जाते हैं, उसको भी तो 1-1 लाख फीस भरनी पड़ती है। उसके पास कहाँ से आ रहा है पैसा? उसके पास तो पैसा नहीं आएगा। पैसा जो आ रहा है एमएलए के पास आ रहा है, एमपी के पास आ रहा है, मिनिस्टर्स के पास आ रहा है, लेकिन जो कार्य करता है, जो दिन भर अपनी चप्पलें घिसाता है इन लोगों के पीछे, उसके बच्चे के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी लगा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हमारी जीत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जब तक हम पब्लिक के मुद्दों पर बात करेंगे तब तक फर्क नहीं पड़ता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो। जब आप जनता की बात करोगे, जनता के लिए काम करोगे, और जिस तरीके से हम सभी ने जंतर मंतर पर झोंक दिया था खुद को, 36 दिन बैठे थे हम, 45 डिग्री की धूप में भी बैठे थे, जब बारिश हुई तब भी बैठे थे, जब आंधी चली थी तब भी बैठे थे, जब लाठी चार्ज हुआ तब भी बैठे थे, उसके बाद आज भी बैठे हैं, आज भी बैठे थे और आज भी बैठे आगे भी तैयारी है, और जहाँ जहाँ बैठने की जरूरत पड़ेगी वहाँ बैठेंगे। रांची का भी और एक बात तो है कि थोड़ा सतर्क रहिए, हमसे एक बार हम बैठ गए तो उठते नहीं है, उठना उन लोगों को पड़ता है। अगर हम बैठ गए तो आपको आपकी कुर्सी से उठना पड़ेगा। और मैंने एक देखा है, अभी एक चीज मैंने नोटिस करी कि जंतर मंतर पर जो हुआ है, लोग बोल रहे थे कि जंतर मंतर की सबसे बड़ी जीत क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी जीत है। पुलिस वाले सर आए, सर एक छोटी मीटिंग है, धरना नहीं दे रहे, मीटिंग है, मीटिंग करके चले जाएंगे हम। ठीक है, तो कई सारे लोग पूछ रहे कि जंतर मंतर की सबसे बड़ी विक्ट्री क्या है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि देश में बदलाव, जंतर मंतर की विक्ट्री क्या है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर की सबसे बड़ी विक्ट्री क्या। कई लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी विक्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी था अकाउंटेबिलिटी की। जंतर मंतर की जो सबसे बड़ी विक्ट्री थी वो ये है कि इस देश के अंदर लोगों के अंदर से उनका डर था, वो डर खत्म हो गया। जंतर मंतर की सबसे बड़ी, लोगों के मन के अंदर से डर खत्म हो चुका है, और उसी के कारण आज हम देख रहे हैं यूपी में छोटे छोटे बच्चे डीएम के ऑफिस में चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए डीएम के ऑफिस में, घुस गए कि क्यों हमारे स्कूल के सामने रोड नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है। अगले 2-3 दिनों में हमारे देश को आजाद होकर 80 साल होने वाले हैं। 80 साल के बाद भी उन बच्चों को अपने स्कूल के लिए, सड़क के लिए लड़ना पड़ता है। महाराष्ट्र जहाँ से मैं आता हूँ, मैं देख रहा हूँ लड़कियां कह रही है कि यहाँ से, हमारे गांव से हमारा जो स्कूल है 7 किलोमीटर दूर है, हम कैसे पैदल जाएंगे वहां तक, बरसात में कैसे जाएंगे हम। उन बच्चियों को लड़ना पड़ रहा है ताकि उन्हें स्कूल की बस ट्रांसपोर्ट मिले सरकार से। 80 साल की आजादी के बाद भी जब हमारे गांव में जो बच्चे रहते हैं उनको ना स्कूल ढंग के मिलते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना पानी की सुविधा होती है, ना वॉशरूम की सुविधा होती है, ना बेंचेस होते हैं, दीवारें होती है। अभी यहाँ पहुँचने से कुछ मिनट पहले मैंने न्यूज देखी, महाराष्ट्र में एक स्कूल का स्लैब गिरकर वहाँ पर 13 बच्चे इंजर्ड हुए। तो ये इस देश में सरकारी स्कूलों की हालत है। लेकिन आप लोगों को देखकर और बाकी सारी देश में जो हुआ 20 जुलाई को, उसके बाद देखकर इन बच्चों में भी हौसला आ गया कि नहीं, जरूरत पड़ी तो हम भी लड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे जिनको बस स्कूल जाना था, पढ़ाई करना था, मजबूरी में अब इनको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है, डीएम के ऑफिस में घुसना पड़ रहा है। और बच्चियां जब कह रही है कि हमारे स्कूल की रोक नहीं बनती, तो अब सरकार को करनी पड़ेगी। तो ये जंतर मंतर की सबसे बड़ी जीत है कि जो 10-10 साल के बच्चे हैं उनको भी लड़ना सिखा दिया है। ये जंतर मंतर 10-10 साल के बच्चों को
भी सरकार के खिलाफ लड़ना सिखा दिया है, सिस्टम से सवाल करना सिखा दिया है, और सड़कें भी ठीक करवा दी उन बच्चों ने। 12-12 साल की वीडियो बनाई थी, दूसरे दिन सड़कें ठीक हो गई। ये जंतर मंतर की इस देश को जंतर मंतर ने उसकी अपनी आवाज वापस दिलाई है, हिम्मत वापस दिलाई है, और सवाल पूछने की ताकत आ गए ना सर। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आज जिसके लिए हमने मीटिंग बुलाई थी, और उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 15 अगस्त को हम एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट नहीं करना है, जैसे जंतर मंतर पर आप सबने सोचा था कि नहीं ये मेरा प्रोटेस्ट है, ये मेरा आंदोलन है, मुझे इसमें खुद को झोंकना है, वैसे आपको फिर से सोचना है। 15 अगस्त से हम शुरू करेंगे गाँव में जाना। मेरा जो गाँव है तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर जो स्कूल है मैं वो स्कूल देखूंगा, वो स्कूल की हालत क्या है। उसके बाद में वहाँ के सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज स्कूल ठीक करिए, उसमें जो मदद लगेगी वो मदद हम करने को तैयार है। दीपक जी, एक मिनट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप एक सेकंड के लिए मैं बात बिल्कुल बिल्कुल आपका हम सुनिए। तो हमारा 15 अगस्त को देश को 80 साल पूरे होने को आए, आजाद होकर। हो रहे या नहीं हो रहे? 80 साल में हमें नई पार्लियामेंट मिल गई, प्रधानमंत्री जी को नया पीएम हाउस मिल गया, बीजेपी को इतने सारे हेडक्वार्टर मिल गए हर जिले में जो उन्होंने नोटबंदी के बाद बनाए। ये जो हुआ है पिछले 7-8 सालों में हुआ है, नया पार्लियामेंट, नया पीएम हाउस, नए बीजेपी के हेडक्वार्टर। पिछले 7-8 साल में हमें बताए आपने कितने सरकारी नए स्कूल बनाए। बहुत अच्छी बात। 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए थे, सरकारी 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 10 सालों में। और उसके साथ साथ जब ये स्कूल आप बंद कर रहे थे तब आप अपने लिए नए हेडक्वार्टर शुरू कर रहे हो, आप नया पार्लियामेंट बना रहे हो। पार्लियामेंट तो अच्छा ही था, पुराना जो भी था। बिल्कुल क्या दिक्कत है उसमें? ऐसी नहीं चल रही थी क्या? नहीं या उसमें लाइटिंग अच्छी आ रही थी बनाने के लिए। पुराने पीएम हाउस में क्या खराबी थी जो आपको हजारों करोड़ों झोंक कर नया पीएम हाउस बनाना पड़ा? क्या बस इंस्टाग्राम की रील में बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए इसलिए आपने नया घर बना लिया? क्या जरूरत थी? इन हजारों करोड़ों में जो आपने नया पीएम हाउस बनाने में लगाए, नई पार्लियामेंट बनाने में लगाए, इसमें देश के हजारों सरकारी किए जा सकते थे। और वो तो बंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इनमें से किसी के भी नेता उन सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे नहीं पढ़ते। इनके बच्चे वही पढ़ते जहाँ से मैं पढ़कर आया हूँ, बॉस्टन में, कोलंबिया में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते ना तो ये हेडक्वार्टर की जगह, पीएम हाउस की जगह सरकारी स्कूल बना। इनके अपने बच्चे नहीं पढ़ते वहां पर। तो 15 अगस्त को हम अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करो इस कैंपेन का नाम रहेगा। और हम स्कूल ठीक करो हमारे कैंपेन का नाम होने वाला है, जो हम 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहे हैं। 80 साल हो चुके हैं देश को आजाद होने के बाद। 80 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज हम लोगों ने इग्नोर करी है, सबसे ज्यादा कोई निग्लेक्ट करी है, जिस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है, वो है गांव में पढ़ने वाले बच्चे, गांव में छोटे छोटे बच्चे। आपने IIT बना दिए, IIMs बना दिए। अरे जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जब उसकी 10वीं तक की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है तो IIT और IIMs में कैसे जाएगा? एम्स में कैसे जाएगा? IIM में कैसे जाएगा? जब तक उसको अच्छी प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलेगी वो कैसे जाएगा? और जब उसके माता पिता महीने के बस 10,000 कमाते हैं, उसमें से वो कैसे जाकर कॉलेज की डिग्री लेगा? तो इसलिए 15 अगस्त के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो इस देश के गांव में रहेगा, गांव में जो बच्चे हैं उन पर रहेगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस देश का जो भविष्य है वो बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है।
जो गांव के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, वो इस देश का सही मायनों में भविष्य है। और ऐसे ही गांव से बच्चा पढ़कर आया था जिसको हम मिसाइल मैन कहते हैं। अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, अगर हम उनके लिए काम करें, अगर हम अपने गांव में बच्चों को सपोर्ट दे, स्कूल ठीक करें, तो एक अब्दुल कलाम ने ऐसे हमें हजार अब्दुल कलाम मिलेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब्दुल कलाम जी बने क्योंकि उनमें वो जिद थी, उनमें वो लगन थी जो हर बच्चे में होती है, लेकिन जरूरत होती है सपोर्ट की। उनके फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन हर परिवार अपने बच्चों को ऐसा सपोर्ट नहीं कर सकता, इनकरेज नहीं कर सकता। मैं गांव में जाया करता था जब छोटा हुआ करता था छुट्टियों में, तो मैंने देखा है कि मेरे जितने भी गाँव के दोस्त थे, मैं गाँव में छुट्टियों में खेलने जाया करता था। वो छुट्टियों में क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन के काम पर जाते थे, ईंटें बनाने जाते थे। तो ये हालत है। जिस उम्र में मैं अपने गांव में खेलने जाया करता था, तब मैं जाकर देखता था जो मेरे चाचा के लड़के, मेरी बुआ के लड़के, मेरे जो दूसरे दोस्त थे गांव के, वो कोई गैरेज पर जा रहा है काम करने, कोई ईंटों की भट्टी पर जा रहा है काम करने, कोई कंस्ट्रक्शन के इस पर जा रहा है काम करने। और कौन सी उम्र में? 14 साल 15 साल पढ़ने की उम्र में। और उसके बाद मैंने एक चीज देखी, काम करने जाता है ना, उसके बाद वो ये रहता है कि यार 10वीं पढ़ ली, अब आगे पढ़कर मेरा क्या होगा, मैं थोड़ी ना कुछ डिग्री ले पाऊंगा, मैं थोड़ी ना कोई इंजीनियर बन पाऊंगा, डॉक्टर बन पाऊंगा। तो वो करता क्या है, फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं कंस्ट्रक्शन में ही लग जाता हूँ, नहीं यार मैं ईंट के भट्टों में ही लग जाता हूँ। ये सच्चाई है, ये मैंने देखी है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त, अभी भी मैं गांव में जाता हूँ तो कोई गैरेज खोलकर बैठा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है लेबर का, और मैं पूछता हूँ कि तू कैसा है, क्या चल रहा है, तो कहता है भाई यही है हमारा हाल, देख ले। और मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये वही बच्चे जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था। मैं तो पढ़कर अमेरिका चला गया, वो बच्चे भी जा सकते थे, लेकिन फर्क उनमें और मुझमें ये था, मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुई थी, वो सरकारी स्कूलों में जाते, उनमें और मुझमें ये फर्क था। और एक फर्क था कि मैं थोड़ा अच्छे शहर में पला बड़ा, वो गांव में पले बड़े। अगर वो शहर में पढ़ते लिखते बड़े होते तो वो भी अमेरिका जा सकते थे, उनको भी मिलती वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्योंकि वो गांव में थे, वहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती, वहाँ पर ना सरकार की नज़र जाती है, ना शहरों में जो लोग रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हम जो शहरों में लोग रहते हैं, हम भी अपने गाँव में, जैसे कि मैंने कहा ना, मैं खुद खेलने के लिए जाता था, मेरे लिए गाँव को जाना मतलब क्या है, खेलने जा रहा हूँ, मजे करने जा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों की जो जिंदगी है वो संघर्ष है, हर रोज एक संघर्ष है। तो इसलिए हम चाहते कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए गांव में रहने वाले बच्चों से, क्योंकि इस देश का भविष्य बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, गाँव में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। हम चाहते हैं कि गाँव के बच्चे वो भी उस कॉन्फिडेंस से नीट की तैयारी करे, वो भी उस कॉन्फिडेंस से जेईई की तैयारी करे, और वो भी कहे जब वो 8वीं या 9वीं में हो, जब हम कहते हैं ना आपके कजन्स होंगे, आप पूछते होंगे कि क्या करना है, जेईई की तैयारी करने जा रहा हूँ, नीट की तैयारी करूंगा, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या रिसर्च में जाना है, या पीएचडी करनी है। हम चाहते हैं कि गाँव के बच्चे भी ये बात बोले, कोई ये ना कहे कि नहीं मैं तो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, मैं तो गन्ने के खेतों में गन्ने काटने जा रहा हूँ, मैं ईंट के भट्टों पर जा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए उनका जवाब होना चाहिए मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। जब तक ये जवाब हमें मिलता नहीं गांव के बच्चों से, तब तक हमें उन गांव के बच्चों के लिए काम करना है। तो मैं आप सबका कमिटमेंट चाहता हूँ, आप सारे लोग अपने अपने गाँव में जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ आप भले ही शहरों में रहते हो, लेकिन सारे लोग तो गाँव से ही आए ना। बिल्कुल। शायद आपके पापा आ चुके होंगे शहरों में, जैसे मेरे पापा आ चुके थे, लेकिन आपके दादा नाना सारे खेती करते होंगे। मैंने यही चीज कही थी कि असली भारत जो है वो गांव में बसा है, और बिना असली भारत के जहाँ गांव बसता है, बिना उसका विकास किए इस देश का विकास नहीं हो सकता। फिर 2047 नहीं, सॉरी क्या 2047 है ना, 3047 4047 में भी ये इंडिया डेवलप नहीं होगा जब तक हम अपने गांव का विकास नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखने दावे स्मार्ट सिटी कहते थे, कितने स्मार्ट सिटी चल रहे हैं, क्या हाल है स्मार्ट सिटी होगा। अगर हम हम सारे एमपीज एमएलए से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास फंड आते हैं, मौका है आपके पास, इस 15 अगस्त को एक नई शुरुआत करें। मौका है आपके पास इस 15 अगस्त को, आप बस
छोटे बच्चों की, गरीब बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें, उनके लिए कुछ करें। 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, जो बच्चे मजबूरी में सिग्नल पर तिरंगा बांटते, उन बच्चों का हम फोटो क्लिक करते, सोशल मीडिया पर डालते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड दिस इज माय रियल इंडिया। अरे बदलो उस इंडिया को, बदलो लो। कब तक आप सिग्नल पर खड़े बच्चों के हाथ में तिरंगा सोशल मीडिया पर डालोगे? इससे लाइक्स और शेयर आ जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे। उसके बाद वो बच्चा आज तिरंगा बेच रहा था, कल 2 रुपए की पेन बेचेगा और खिड़की खटखटाएगा, भैया पेन ले लो, खाने के लिए कुछ चाहिए। ये बदलना पड़ेगा हमें। जब तक हम उन बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेंगे ना, तो हम कितनी भी सरकारें बदल ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस देश में 80 साल में बहुत सरकारें आई, सब बहुत सरकारें गई, लेकिन आज भी 80 सालों में एक चीज लगातार है। 15 अगस्त को आपको ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे मिलेंगे जो 5 रुपए में तिरंगा बेचते, 5 रुपए में तिरंगा वाला बैच बेचते हैं, और जैसे 15 अगस्त हो जाता है, तिरंगे की जगह उनके हाथ में 2 रुपए का पेन होगा। ये तस्वीर बदलनी है, इससे हमें बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारे हेलो इको इको करो, ये तो ठीक है, ऐसे सही है, हमारा बेस्ट है। इसको बंद कर दो सर, ठीक है। 35 दिन बात कर आवाज तो बढ़ गई है। तो देखो दोस्तों, ये एक है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हमारा जो सोशल मीडिया पर अब हम वो बस चीजें नहीं करेंगे जहाँ पर हम गरीब बच्चों की फोटो डालेंगे और बोलेंगे कब बदलेगा हमारा। हमें बोलना है हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है हम बदल सकते हैं, क्योंकि 12 साल में पहली बार अगर इस सरकार से किसी ने इस्तीफा लिया है, अगर हम ठान ले तो हम भारत बदल सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने ये चीज कर दी ना, अगर मैं एक टारगेट देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, टारगेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो इस टारगेट को 1 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 महीने देता हूँ, क्योंकि हम पहली बार ये कर रहे हैं। 2 महीने में अगर हमने कलेक्टिवली साथ में आकर प्रेशर बना लिया सरकारी स्कूल को ठीक करने का गांव में, अगर हमने ऐसे 100 भी सरकारी स्कूल ठीक कर दिए ना, तो आप देखिए ये कैसे एक चेन रिएक्शन बनेगा। जैसे हमें देखकर जैसे हमें देखकर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखकर आज पूरे देश भर में जैन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे अगर हमने 2 महीने के अंदर 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए गांव में, उसके बाद देखना 10,000 स्कूल ऐसे ठीक हो जाएंगे। शुरुआत करनी चाहिए, एक बार शुरुआत हो गई तो उस शुरुआत को कोई नहीं रोक सकता। और ये एक ऐसी स्कूल है ना, ये एक ऐसी चीज है, गांव के स्कूल एक ऐसी चीज है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी के वोटर भी बोलेंगे नहीं यार ये चीज आप करो, बीजेपी के वोटर भी आपका समर्थन, वो भी आपको नहीं होगा। आज हमें मीटिंग करने से इसलिए रोका गया क्योंकि उनको पता नहीं था हम बात क्या करने वाले। अगर उन्हें पता होता हम गांव में जो सरकारी स्कूल है उनको ठीक करने की बात करने वाले हैं ना, वो हमें रोकते हैं। क्योंकि इस चीज की क्यों किसी को दिक्कत हो सकती है? क्या हम किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर? हम गांव के सरकारी स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर उसको किसी को ठीक करने में कोई दिक्कत है, जो चीज आप हमारे लिए कहना चाहते हो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर आप असली एंटी नेशनल, आप असली एंटी नेशनल। अगर आप चाहते हो इस गांव में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले तो आप असली एंटी नेशनल। तो आप लोगों के सामने एक टारगेट है, अगले 2 महीने में हमें कुछ भी करके साथ में आना है, स्कूल में जाना है, गांव के जो सरपंच है, गांव के जो लोग हैं, अपने अपने गांव के लोग, पंचायत वालों से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज स्कूल ठीक कर दीजिए, और कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्यार से करवाएं। जहां धरना देना पड़ेगा वहां धरना भी दे देंगे, लेकिन पहले प्यार से बात करेंगे। और उसके बाद बस जाकर नहीं आना, 15 दिन बाद फिर से चक्कर लगाना है, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ वो भी देखना है। और उसके 15 दिन बाद देखना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसके बाद देखना है काम ठीक हुआ तो उसके बाद क्या काम पूरी तरीके से ठीक हुआ, क्या वहाँ पर पानी आ रहा है, क्या वहाँ पर बेंचेस है, क्या वहाँ पर वॉशरूम्स है, कितना किलोमीटर बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, ये सब हमें चेक करना है।
क्योंकि जो गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे भी चाचा के जो लड़के थे लड़कियाँ थी, उनको भी पैदल चलकर जाना पड़ता था। क्योंकि मैं जब गांव जाता था तो मैं भी एक बार उनके साथ पैदल चला गया था। पैदल चलने के बाद मैंने देखा उनको स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। मैं तो थक गया था, लेकिन वो लोग तो ऐसे जा रहे थे कि जैसे मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन शुड नॉट बी हार्डशिप, गेटिंग एजुकेशन शुड नॉट बी ए स्ट्रगल। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस तरीके से एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट था, आप लोगों का फंडामेंटल राइट था, वो जो लड़का लड़की गांव में है उनका भी फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको भी अधिकार दिया है, जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर में रहने उनके माँ बाप बड़े ऑफिसर नहीं, उनके माँ बाप IT में काम नहीं करते, उनके माँ बाप प्राइवेट कंपनियों में काम नहीं करते।